हेलो मित्रों, मैं हूं अंशुमान दुबे। आज इस हिस्ट्री की क्लास में मैं पहले दिन की इस हिस्ट्री की क्लास में आपको पूर्वालोकन के माध्यम से, घटना चक्र पूर्वालोकन के माध्यम से आज पहली वीडियो हमारी होगी पाषाण काल यानी प्रस्तर युग। प्रस्तर युग की आज हम बात करेंगे। मित्रों, मैं इस चैनल पे जीएसलॉजी के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। ये मेरा आज का पहला दिन है एंशिएंट हिस्ट्री में घटना चक्र पूर्वालोकन के माध्यम से मैं आपको ये सीरीज शुरू कर रहा हूं। मित्रों, आशा है कि ये बहुत ही लाभदायी क्लास होगी आप लोगों के लिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए 27 जुलाई 2025 को यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तावित किया है परीक्षा को, और प्रीलिम्स पीसीएस भी कैलेंडर जारी कर दिया है। इसलिए उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे हल करना है, रणनीति कैसे होनी चाहिए हम लोगों की, वहां पर उस हाल में बैठ करके पेशेंस को खोना नहीं है, किस ढंग से अपने आप को जो है अंतिम तक धैर्य बनाए रखना होगा। आइए हम चलते हैं मित्रों जो है क्वेश्चन की ओर। और इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आज हमारा जो होगा पाषाण काल यानी प्रस्तर युग की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। प्रस्तर युग की अगर बात करें मित्रों तो जैसा जानते हैं या पाषाण काल की बात हो रही है, मनुष्य जो था सबसे पहले पाषाण काल में ही खेलना स्टार्ट किया। उसकी जो संस्कृतियों का आधार बना सबसे पहले पाषाण काल प्रस्तर युग ही बना है। जो है पाषाण काल की शुरुआत से ही हम इतिहास को जानने का जो स्रोत है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, कौन थे? ये पूछ रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पुरावनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? मित्रों, उत्तर प्रदेश लोअर सब ऑर्डिनेट प्रीलिम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2015 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात कर रहे हैं मित्रों। ये कह रहे हैं कौन थे? जैसा कि मित्रों आप जानते हैं पुरावनस्पति शास्त्री का उल्लेख है, मेंशन हुआ ही नहीं है। इतिहासकार की बात करें तो इतिहासकार में जैसा कि आप जानते हैं, इतिहासकार में अगर देखें तो बीए स्मिथ का नाम जो आधुनिक इतिहासकार में बहुत फेमस हुआ है। और आप देखें तो पुरातत्वविद में अगर जाएंगे तो बहुत से इतिहासकार आपको मिलेंगे, जैसे आपको एच मैके हो गए, जी.आर. शर्मा हो गए, ये सब आपको इतिहासकार मिलेंगे। तो इसलिए इतिहासकार भी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद की। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे? ये दोनों थे। ये जो थे, अगर हम बात करें इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर हम बात करें तो एक भूगर्भ शास्त्री भी थे और पुरातत्वविद थे। जैसा कि जे.आर. नारायण की पुस्तक भारतीय पुरातत्व विमर्श में स्पष्ट इस बातों का वर्णन 36 नंबर पेज पर मिलता है। जब आप उस पे जाएंगे तो देखेंगे कहीं इनका जो है दोनों नामों से मेंशन किया गया है, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, दोनों नामों से रॉबर्ट ब्रूस फुट जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट की अगर हम बात करें 1863 ईस्वी में ये पुरातत्व विभाग के ये निदेशक बनाए गए, यानी सर्वेक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इनका जो कार्यकाल है 1814 से 1893 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। ये कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन के एक सैन्य अधिकारी के रूप में यहां इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इन्हें रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद के रूप में इन्होंने मद्रास में पल्लवरम नामक स्थान है 1863 ईस्वी में उन्होंने पल्लवरम नामक स्थान से पुरातत्व का उत्खनन कार्य करवाया, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मद्रासी संस्कृति के नाम से वो भी जानी जाती है, इसलिए इनका नाम पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों के रूप में जाना जाएगा। आपको यहां पर ऑप्शन A+B दिया रहेगा, या तो नहीं दिया रहेगा तो या तो भूगर्भ वैज्ञानिक होगा या पुरातत्वविद होगा, इसलिए ऑप्शन दोनों सही होगा। इस प्रकार से मित्रों पहला क्वेश्चन हमारा यही था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार
रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात करें, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में आप देख रहे हैं यहां पर पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। जैसा कि आप जानते हैं यह जो कोपेनहेगन संग्रहालय है डेनमार्क में स्थित है। यह एक संग्रहालय है। कोपेनहेगन संग्रहालय की बात करें तो 1818 से 1820 ईस्वी में अपनी एक रिपोर्ट को उन्होंने प्रस्तुत किया। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो है इसका जो त्रियुगीय विभाजन की बात करता है, इस रिपोर्ट को सर जर्गेनसन थॉमसन महोदय के द्वारा इसको सौंपी गई। तो इसमें जो है लोहे के युग को और पाषाण के कांस्य युग को, पाषाण, कांस्य और लौह तीनों का जो तीन युगों में इसका विभाजन करने का कार्य करने वाले जर्गेनसन थॉमसन महोदय को जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1818 से 1820 ईस्वी में कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क से एक जो है रिकमेंडेशन अर्थात जो है वहां से सिफारिश के मुताबिक एक रिपोर्ट पेश की गई। उसी के माध्यम से जो है कोपेनहेगन संग्रहालय के जो वहां के निर्देशक थे जर्गेनसन थॉमसन महोदय के द्वारा जो है इसका त्रियुगीय विभाजन किया गया। इसलिए विल बी राइट आंसर ए होगा। ध्यान देना है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय 1818-20 में आयोग की रिपोर्ट देख लीजिएगा, आपके सामने है। पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का विभाजन, इनका नाम जैसा कि जर्गेनसन थॉमसन था। आगे चलते हैं मित्रों, 1836 में इसका वर्गीकरण इन्होंने किया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पशुपालन, जैसा कि आप जानते हैं पाषाण काल मनुष्य आखेटक से संग्राहक हुआ। संग्राहक के बाद जो है क्या किया, उसने अनाजों का उत्पादन करने लगा। धीरे धीरे देखिए ये काल ही है, परिवर्तन का काल है, क्रांतिकारी का काल है। धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। आप देखते जाइए पाषाण काल से कैसे परिवर्तन होता जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम बता रहे हैं आपको कि जो है पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पाषाण काल पत्थर का युग है, प्रस्तर युग है। उसमें मनुष्यों ने पत्थर के औजार को बनाना सीखा, प्रस्तर का ही प्रयोग किया। क्योंकि अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल की अगर हम बात करें, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से हम जानते हैं। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को 3 भागों में यह बांटा गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल को अगर हम देखें तो इसका भी 3 विभाजन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं यहां पे अगर देखें तो यह पाषाण काल है, पाषाण काल है। पाषाण काल के बाद अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल। लेकिन अगर हम बात करें पाषाण काल की, पाषाण काल को जो है अगर हम बात करें एडोड जो थे, आइए मित्रों यहां लिखते हैं। देखिए एडोड लॉरेटेड इनका नाम है। एडोड लॉरेटेड महोदय ने 1863 में क्या किया, इसको पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है पाषाण काल को? पूर्व पुरा पाषाण काल और पूर्व पुरा पाषाण काल या निम्न पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहां पर मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उच्च पुरा पाषाण काल। इसको 3 भागों में ये डिवाइडेशन इनको करते हैं। इस प्रकार से इसका जो समय ये लोग बताते हैं कार्लाइल के अनुसार, कार्लाइल महोदय बताते हैं। जैसा कि आप एक पुस्तक है इतिहास की है, हिस्ट्री डिस्कवरी
आर्काइल ब्रेकाल्ट की है, उन्होंने इसमें अपनी राय दिया। किसका जो समय था, अलग अलग किताबों में अलग अलग समय है। तो पाषाण काल को 3 भागों में, जैसा कि निम्न या पूर्व पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, और उसके बाद अगर आपको आएगा तो उच्च पूर्व पाषाण काल। तो जो निम्न पूर्व पूर्व पाषाण काल की जो समय बताते हैं ये लोग, ये समय बताया गया है 1 लाख से लेकर के 40,000 के बीच में, 1 लाख से 40,000 के बीच में बताया गया है। ये पूर्व या निम्न पूर्व पाषाण काल। अगर मध्य पूर्व पाषाण काल की बात करें तो ये 40,000 से लेकर के 10,000 के बीच में ये बताया जाता है मध्य पूर्व पाषाण काल। और उसके बाद उच्च पूर्व पाषाण काल की बात करें तो उच्च पूर्व पाषाण काल को अगर हम 10,000 से लेकर के ये अब तक चल रहा है, यही ये बता रहे हैं। तो 10,000 से लेकर के ये 30 तक ईस्वी तक चला जाता है। तो मित्रों यही इसका काल का विभाजन रहा है। और इसका जो काल के विभाजन में जो एक मशीन का प्रयोग किया जाता है C14 कार्बन पद्धति का प्रयोग करके जानकारी निकाली गई थी। तो देखिए क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ पूछ रहा है। पशुपालन जैसा कि मध्य पाषाण काल में है, यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है। मैंने वैसे इसको आप थोड़ा सा एक जो है आपको झलक दिखला दिया, क्योंकि पाषाण काल चल रहा है तो पाषाण काल में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। पाषाण काल के विभाजन क्या रहे हैं, पाषाण काल है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में 3 है, निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जैसे आपसे पूछेगा कि पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल में औजार क्या क्या रहे हैं, आपको वहां पर औजार के बारे में बताना है। तो औजार में जैसा कि जानते हैं सोहन घाटी, सोहन घाटी कहां पर है, पाकिस्तान में है। सोहन घाटी में अगर देखें डीएन वाडिया के मुताबिक उत्खनन कार्य कराया गया। डीएन वाडिया के सोहन घाटी से हमको जो है प्रस्तर युग के वस्तुएं मिलती हैं, सोहन घाटी से मिलती हैं। अगर हम बात करें यही चीज जो है पाषाण काल में मत, जैसे वहां पर क्या है चापर चेपिंग पेबुल संस्कृति जो है मिलती है। उसके बाद अगर एक संस्कृति और देखें तो हैंड एक्स की संस्कृति मिलती है, जो मद्रासी संस्कृति है, जिसे हम कुठार संस्कृति कहते हैं। हैंड एक्स की बात करते हैं, कुल्हाड़ी जो कि पत्थर की बनी हुई थी उस संस्कृति में उसको रखा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो वहां पर जो है ब्लेड संस्कृति आती है, ठीक है। उसके बाद आपको खुरचनी देखने को, तक्षणी देखने को मिलेगा। मध्य पूरा पाषाण काल में ये ब्लेड संस्कृति की बात करता है। और उस उच्च पूरा पाषाण काल में जो ब्लेड संस्कृति थी और शार्पनेस हो गई और अच्छी आ गई, चमकदार में थोड़ा फॉर्म में आ गई। तो मनुष्य जैसे जैसे विकास करता रहा वैसे वैसे अपने औजारों को सुधारता रहा। इसी प्रकार से मित्रों मैं इसको आपको बता रहा हूं कि आप इसको जानते रहिए कि इसका विभाजन कैसे हुआ था। अब बात आती है प्रश्न की, तो मध्य पाषाण काल में जब हमने मध्य पाषाण काल को बताया तो मध्य पाषाण काल में 2 स्थान ऐसे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। जैसे आप बागौर राजस्थान में अगर जाएं तो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में हमें जो है वहां पर पशुपालन के उत्खनन के कार्य मिलते हैं। बागौर कहां से, भीलवाड़ा राजस्थान से। अगर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें मित्रों, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद स्थान है हथनौरा, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। वहां पर भी हमको ये पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आपको 2 जगह बताना है, कहां पर, हथनौरा होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागौर जो है राजस्थान में, कहां पर, भीलवाड़ा जिला है। यही दोनों स्थान पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मिले तो आपको आदमगढ़, जो कि आदमगढ़ से मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। यूपीपीसीएस स्पेशल जो आया हुआ है, यूपीपीसीएस स्पेशल प्री परीक्षा 2008 में कह रहा है कि लंघनाच, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मांडो। आइए हम देखते हैं मित्रों। देखिए अगर हम लंघनाच की बात करें तो यह लंघनाच गुजरात में स्थित है। गुजरात में लंघनाच स्थित है। यहां पर 17
17 जो है ताम्र स्थान पाया गया है जो नवपाषाणिक काल से संबंधित है। यह स्थान होगा नहीं। बीरभानपुर की बात करें, यह भी ताम्र पाषाणिक युग से संबंधित है। आदमगढ़ रहने चौपानी मांडो, जैसा कि वाराणसी के पास में चौपानी मांडो इलाहाबाद में भी बताया गया, सॉरी चौपानी मांडो अगर देखें तो आपको वाराणसी के पास में मिलता है, तो ये नहीं होगा। आदमगढ़ की हमने अभी बात की, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं वो आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि मनुष्य धीरे धीरे पहले आदम था, उसका विकास होता रहा, निरंतर विकास होता रहा। पाषाण काल से धीरे धीरे, पहले वह आखेटक था, आखेटक काल में वह कच्चा मांस खाता था, कंद खाता था, घास फूस खाता था, आग के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। मनुष्य घुमंतु फिरंतु था, खाना बदोश जीवन जीता था। धीरे धीरे जब उसके अंदर मध्य पाषाण काल की स्थिति आती है तो मध्य पाषाण काल में वह पशुओं की ओर रुझान जाता है, तो पशुपालन के लिए धीरे धीरे वह तत्पर होता है। जब वह पशुपालन करेगा तो आगे चल करके खेती का, कृषि का कार्य करेगा। आगे चल करके नवपाषाण काल में वह स्थायी प्रवृत्ति का वास आएगी उसके अंदर। इस प्रकार से निरंतर यह परिवर्तन का काल रहा है, धीरे धीरे निरंतर होता रहेगा। मित्रों, हम जैसा कि जानते हैं मनुष्य पाषाण काल से लेकर के जो है वैदिक सभ्यता तक इसका विकास चरमोत्कर्ष पर रहा है। मनुष्य जो है अगर देखें तो आदम से लेकर के अंत में वस्त्र तक उसको प्रयोग करने में कम से कम 2000 वर्ष का समय बीतता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौपानी मांडो नहीं हो सकता है, जैसा कि हमने बताया। ककोरिया का संबंध नहीं है, ककोरिया ये भी दिया है। दो ही स्थान बचते हैं, आपको महदहा और सरायनाहर लगाना है। आइए हम बताते हैं मित्रों, जैसा कि मध्य गंगा घाटी में ये स्थान सरायनाहर और महदहा है। मध्य गंगा घाटी में एक क्षेत्र है जो है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर अगर हम देखें तो ये जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे, इतिहासविद थे। उन्होंने इसका उत्खनन कार्य करवाया। जब वहां जाकर उत्खनन कार्य करवाया तो इनको 3 स्थान प्रतापगढ़ में मध्य गंगा घाटी में मिला। कौन कौन सा मिला? पहला मिला था इनको सरायनाहर, सरायनाहर राय, ये पहला था। दूसरा जो मिला था इनको दमदमा क्षेत्र मिला, दमदमा। और तीसरे की बात करें तो महदहा। ये तीनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। सरायनाहर राय की अगर बात करें, यहां से 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। महदहा से अगर बात करें तो 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा से 10, 20, 30, 40, 41 मानव समाधान, लेकिन आगे चलकर 48 मानव समाधान दमदमा से प्राप्त हुए हैं। अगर मैं यहां से बात करूं, सरायनाहर राय, दमदमा, महदहा, ये तीनों ही स्थान यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आभूषण और बर्तन के प्रयोग मिले हैं, हड्डियों के आभूषण मिले हैं, और यहां पर हाथी दांत का भी प्रमाण मिलता है। अगर मैं ऐसी स्थिति को देखूं तो यहां से युद्ध में हत्या का प्रयास भी मिलता है। महदहा से अगर दमदमा से जाएं तो युद्ध में हत्या का प्रयास यहां से मिलता है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन महदहा सरायनाहर होगा, इसके बारे में एक और जानकारी है कि अगर मैं महदहा की बात करूं या दमदमा या सरायनाहर की बात करें तो इस क्षेत्र में जो महदहा क्षेत्र था या सरायनाहर और दमदमा क्षेत्र, तीनों में 3 प्रकार की संरचना पाई गई है। अगर संरचना की बात करें तो सरायनाहर में अगर हम देखें तो बूचड़ पाया गया, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान पाया गया, बूचड़ और झील के प्रयोग पाए गए। तो वहां पर जो है जी.आर. शर्मा के मुताबिक ये कहते हैं कि ओनली सरायनाहर और दमदमा में ही महिलाएं वहां की आभूषण पहनती थी हड्डी के, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय अगर हम बात करें, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक भारतीय पुरातत्व में अगर हम देखें तो उन्होंने स्पष्ट प्रमाण दिया है, ये तीनों स्थानों से ही, चाहे आपका सरायनाहर राय हो, दमदमा हो, महदहा हो, तीनों स्थानों से महिलाओं के
हड्डी आभूषण पहनने के साक्ष्य मिले हैं, युद्ध में हत्या का साक्ष्य मिला है। इसलिए आपको ऑप्शन महादहा, सरायनाहर और दमदमा देगा, तीनों लगाना है मित्रों। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य पाषाण कालीन महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा आप देख रहे हैं, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, यहाँ पर आप देखें झील क्षेत्र, और उसके बाद कब्रिस्तान सराय वगैरह पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में क्या हुए हैं, संदर्भित हुए हैं। देखिए जी.आर. शर्मा की अगर हम बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। इन्होंने जो है उत्खनन कार्य मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र प्रतापगढ़ में इन्होंने करवाया। तो उत्खनन कार्य करवाया। अगर हम बात करें वहां के क्षेत्रों की, तो वहां पर सरायनाहर, महादहा और दमदमा क्षेत्रों की उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया। ये जो था मध्य पाषाण काल के उत्खनन कार्य करवाया। उन्होंने पाया कि सरायनाहर, महादहा, दमदमा की बात की जाए, सरायनाहर राय और महादहा दोनों से इन्होंने क्या पाया है, हड्डी के प्रमाण पाए हैं। इसलिए दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा, लेकिन आयोग महादहा को ज्यादा जो है प्रायोरिटी देता है, इसलिए ऑप्शन आपका दोनों होगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, अभी हम बता रहे हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की बात कर रहे हैं। देखिए सरायनाहर राय, दमदमा, महादहा, ये तीनों क्षेत्र गंगा घाटी के क्षेत्र में कहां पर, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जी.आर. शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मध्य पाषाणी के पुरास्थल हैं। अगर मैं इसकी बात करूं सरायनाहर राय से, जैसा कि आप जानते हैं, यहां से हमको जो है 5 मिला है, दमदमा से कुल 41 मिला है, बाद में 5 और मिला, फिर 3 मिला। महादहा से बात करें तो महादहा से कुल 9 मिलता है। इस प्रकार से ये पूछ रहा है एक ही कब्र से 3 मानव, तो 3 मानव कंकाल का जो जोड़ा इसमें था ये दमदमा से है। दमदमा में जो है 3 मानव कंकाल पाए गए हैं, कुल मिलाकर 41 मानव समाधान की पुष्टि करता है। लेकिन 41 के बाद और उसमें खोजे गए। कैसे खोजे गए? 5 जो है उसमें डबल क्या है, डबल ब्यूरियल है, ब्यूरियल पाया गया है। मतलब 5 ब्यूरियल हैं और 3 जो है युग्मित हैं, 3 युग्मित हैं। इस प्रकार से मित्रों 5 3 8, 41 में 8 जोड़ने पर 49 हो जाता है, लेकिन 1 माइनस हुआ था उसमें। कुल 41 मानव समाधान की बात दमदमा करता है। इसलिए मित्रों दमदमा, सरायनाहर राय में यहां पर 4 होना चाहिए। तो दमदमा में ही 3 मानव कंकाल पाए गए हैं, इस बात को ध्यान रखना है आपको। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनाहर राय, महादहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार, ये देखिए हमने बताया 5 वर्षों तक उत्खनन कार्य किया गया। फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए, जिसमें 5 मानव समाधान युग्म, हमने डबल ब्यूरियल की बात की। 3 मानव कंकाल, यही 3 की बात कर रहा है मित्रों, यही 3 कंकाल पाए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों हम, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि मित्रों मैं बता दूं, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। खाद्यान्नों की कृषि, जैसा कि मनुष्य जब पूरा पाषाण काल से धीरे धीरे उसका निरंतर विकास होता रहा, मनुष्य आखेटक शिकारी मानव था। शिकार करने के बाद वह कच्चा मांस खाता था, कंद खाता था, घास फूस खाता था। अग्नि का उसे जो है प्रमाण नहीं मिला, अग्नि से वह परिचय, आग से परिचित नहीं था। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, तो मध्य पाषाण काल में वह पहुंचते पहुंचते पशुओं से क्या होता है, परिचय होता है। जब पशुओं से परिचय होता है तो धीरे धीरे वह खाद्यान्नों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला जो खाद्यान्न उसको प्राप्त होती है वो थी जौ थी। इसलिए कुल 8 प्रकार के खाद्यान्न की बात की जाती है। अगर मैं खाद्यान्नों की बात करूं तो कुल 8 प्रकार के खाद्यान्न नवपाषाण काल में हमारे सामने आते हैं। जैसे आप देखें, जौ पहला था। जौ है, गेहूं, जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा है
बाजरा के बाद आपको सोरगम मिलता है। सोरगम माने होता है, आप समझ रहे हैं, उत्तर भारत में इसे जोन्हरी कहते हैं सोरगम को। ठीक है, जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई मिलता है। राई के बाद जई मिलता है और तिल कहीं कहीं मिलता है। जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चावल, ये 8 प्रकार के खाद्यान्नों की जो है ये लोग परिचित थे। लेकिन पहला जो खाद्यान्न था वो जौ था। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में, बिल्कुल सत्य है। अगर मैं मेहरगढ़ की बात करता हूं तो मेहरगढ़ सबसे प्राचीन स्थल नवपाषाण काल का माना गया। 9000 से 7000 बीसी ईसा पूर्व बताया गया है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में कच्छ जिले में स्थित है, पाकिस्तान के। अगर मैं अगला देखूं तो खाद्यान्न से मिलता हुआ अगला जो स्थल था उसकी बात अगर हम करें, मेहरगढ़ के बाद कोल्डियावा इलाहाबाद की स्थिति आती है। कोल्डियावा में 6500 ईसा पूर्व की कहानी मिलती है। वहां पर अगर मैं लहुरा देव संत कबीर नगर की बात करूं तो 7000 ईसा पूर्व की कहानी बयां करती है। लेकिन मित्रों ध्यान देना, मेहरगढ़ सबसे प्राचीन जो है साक्ष्य होने के कारण वहां पर गेहूं के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। चावल के लिए अगर पूछेगा तो संत कबीर नगर, लहुरा देव और कोल्डियावा को ही लगाना है। इसलिए मित्रों हमारा बिल भी राइट आंसर। नवपाषाण काल में ही कृषि हमारे सामने आई। मनुष्य उसमें जो था उसको जानकारी धीरे धीरे मिली, क्योंकि आग की जानकारी मिली, फिर उसके बाद वह उसने पशुओं से जो है अपना परिचय बनाया। धीरे धीरे नवपाषाण काल में उसे कृषि से संबंधित धीरे धीरे परिचय हुआ। इसलिए नवपाषाण काल में जैसा कि हम जानते हैं आग का आविष्कार हो गया था, पहिए का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। इस बात को ध्यान देना, मनुष्य निरंतर जो है परिवर्तन कर रहा है। अभी परिवर्तन का दौर चल रहा है, मनुष्य धीरे धीरे परिवर्तन करता रहेगा। जैसा कि हम बता रहे हैं, पाषाण काल को हमने बांटा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में। और उसके बाद अगर हमने देखा तो पाषाण काल को हमने 3 विभाग में बांटा। हमने बताया कि एडवर्ड लॉर्टेड के अनुसार 1872 में एडवर्ड लॉर्टेड, याद रखना, उन्होंने त्रिविभाजन किया है किसका, पाषाण काल का 3 भागों में। कौन कौन से, पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल की बातों करते हैं। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो अंदर जाने पर 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000, 10,000 से 30 ईस्वी के बीच की कहानी इन्होंने अपना बताते हैं। इसलिए मित्रों इसका जो डिवाइडेशन था उसको भी आपको याद रखना होगा कि क्वेश्चन में डिवाइडेशन के आधार पर पूछ सकता है। तो धीरे धीरे मनुष्य विकास करता रहा, निरंतर आगे बढ़ता रहा। नवपाषाण काल में हमें कृषि के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ए होगा। इस प्रकार से मित्रों 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं अंशुमान दुबे आप लोगों को हिस्ट्री पूर्वालोकन की यह सीरीज करा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप लोग जीएस लॉजिक के माध्यम से पर डे की तरह आज भी आ गए होंगे। हमारे जो सब टीचर हैं, गुणवत्तापूर्ण टीचर, वो सब जीएस लॉजिक पर पढ़ा रहे हैं। आप लोग जो है जाइए इस चैनल को, आप लोग वहां पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने बंधुओं में लाइक करिए। पढ़ने वाले ईमानदारी के साथ मित्रों तैयारी करिए। ये वादा है कि मैं आपके साथ अंतिम तक रहूंगा और आप लोग जो है धैर्य बना करके इस क्वेश्चन को हल करते चलिए। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे हल करिए, क्योंकि मित्रों आप अगर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट को अच्छे से पकड़ कर ले चलते हैं तो 100 क्वेश्चन का वेटेज बनता है। आप जैसा कि जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, उसमें कुछ नहीं छिपा हुआ है आपसे। तो आप लोग जो है हमारे साथ लगे रहिए। मैं आपके साथ निरंतर मेहनत करता रहूंगा। जहां तक मेरा अंतिम क्षण तक दम रहेगा वहां तक मैं आपके साथ लड़ूंगा। इस प्रकार से आप लोग अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय मत जाने दीजिए। लोग कहते हैं समय को बर्बाद कर रहा हूं। समय को थोड़ी बर्बाद कर रहे हो यार, आपको समय बर्बाद कर रहा है। समय कोई नहीं कर सकता है, समय को कोई बर्बाद कर सकता है, समय स्वयं आपको बर्बाद कर रहा है। इसलिए मित्रों समय आपको बर्बाद ना होने दे, आप समय पर हावी हो जाइए। 27 जुलाई का दिन बहुत दिन नहीं है, इसलिए मित्रों लगे रहिए और हमारे साथ लगे रहेंगे तो बहुत अच्छा ही आपको लाभ मिलेगा। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, देखते हैं भारत में मानव
सर्वप्रथम नीलगिरी की पहाड़ियों का संबंध कुछ कहीं से नहीं है। शिवालिक में रामाफिथेकस की बात करता है, आस्ट्रोफिथेकस की बात करता है, निग्रोइड्स की बात करता है, यहां से इसका संबंध होगा नहीं। जैसा कि हमने बताया कि पाषाण काल में 4 प्रकार के मानव के अवशेष हमको ज्यादातर दिखाई देते हैं। नर्मदा घाटी या तो आपको सोहन घाटी से पेबुल संस्कृति, चापर संस्कृति में वहां पर हमको एग्जाम्पल मिलता है। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड किया मानव की उत्पत्ति हमको सामने निकलती है। उसके बाद किया हमको देखें तो मेडिटेरियन कॉकेशिय मेडिटेरियन जो भूमध्य सागरीय मानव था उसको देखने में मिलता है। इस प्रकार से मित्रों मंगोलायड मिलता है और अल्पाइन मिलता है। 4 प्रकार के मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य हमको मिलते हैं। जैसे आप जाएंगे नर्मदा घाटी में, अगर बात करें नर्मदा घाटी में जाएं तो वहां पर जो थे एचडी सांकलिया महोदय जी बताते हैं या अरुण सोनकिया जी बताते हैं कि वहां पर जो मानव के खोपड़ी के अवशेष मिले हैं वे द्रविड़ में, यानी आप देखें तो वहां पर आप जाएंगे तो अल्पाइन में अल्पाइन का वो मानव मिला है। 4 प्रकार के मानव के साक्ष्य इस पुरातत्व में पाषाण काल में पाए गए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की बात करते हैं, उसके बाद मंगोलायड की बात करते हैं, मंगोलायड के बाद भूमध्य सागरी मेडिटेरियन कॉकेशियन की बात करते हैं, अल्पाइन की बात करते हैं। जैसा कि मंगोलायड 7 सिस्टर्स में पाया जाने वाला जो है मनुष्य था उस समय। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की अगर बात करें तो पश्चिमी साइड में पाया जाता था, उत्तर पश्चिम में। और भूमध्य सागरी की बात करें तो भूमध्य सागरी जो है ईरान अफगानिस्तान होते हुए राजस्थान तक द्रविड़ क्षेत्र तक पहुंचता है। अल्पाइन हिमालय के आसपास पंजाब में पाया जाने वाला मनुष्य था। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है तो आप जानते हैं नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में अरुण सोनकिया ने 1841 में इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां पर जो है 1600 सीसी का एक खोपड़ी मिला है। 1600 सीसी का एक खोपड़ी मनुष्य का प्रमाण मिलता है नर्मदा घाटी से। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों प्रथम मानव जीवाश्म। देखिए मानव से क्वेश्चन बहुत आया है, मानव से आपको एक बार क्लियर कर लेना है। जैसे मानव के बारे में आप पता कर लीजिए, मानव के साक्ष्य कहां कहां मिले हैं, नर्मदा घाटी से मिले हैं, ठीक है। अगर आप मेहरगढ़ चले जाएं वहां से देख लीजिएगा। या मानव के साक्ष्य के बारे में अगर आपसे पूछता है दमदमा सराय नाहर या महदहा से क्या मिला है, इस देखो एक बार इसको आप अपनी जो है एक बार झलक जरूर देख लिया करें। आइए चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म, जीव का मतलब जीव, आसमाने होता है पत्थर। जीवाश्म मानव का जो जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, जैसा कि हमने भी बताया कि अरुण सोनकिया के मुताबिक नर्मदा नदी में 1600 सीसी का जो कपाल थी उसका साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश में। वहां पर जो है नर्मदा घाटी होशंगाबाद में जब जाएंगे तो अरुण सोनकिया के मुताबिक जो है उन्होंने बताया कि उत्खनन कार्य कराया कि 1600 सीसी का जो कपाल गुहा थी उसके साक्ष्य मनुष्य के स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कहां पर? नर्मदा घाटी में। ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात करता है। हमने अभी 8 प्रकार के मानव में जो प्रयोग होता था अनाज की बात हमने किया। जैसा कि हमने पहला बताया था कि जौ की बात किया। क्या? जौ। जौ के बाद मनुष्य जो था पाषाणकालीन सभ्यता में गेहूं का प्रयोग हुआ। गेहूं के बाद आप देखें तो चावल आता है, चावल के बाद मक्का आता है, मक्का के बाद बाजरा आता है, बाजरा के बाद ज्वार आता है, ज्वार के बाद राई, राई के बाद जई आता है। तो सबसे पहले जौ, फिर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, राई, जई, ये 8 प्रकार के ये लोग प्रयोग करते थे पाषाण काल में। सबसे पहली जो अनाज थी वो जौ थी। अगर मैं बात करूं ये सब क्या खाने के लिए उगाई गई नहीं, पहले जब पहला इसका देखा गया उत्खनन कार्य में तो वहां पर ये लोग पहले चारा के लिए इसका इस्तेमाल पूरा पाषाण काल के लोग करते थे। धीरे धीरे इसके बीज को ला करके जगह जगह फैलाया गया। जौ की अगर बात करें और गेहूं की तो मेहरगढ़ क्षेत्र में, पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में इसे लाकर
जो है इसकी खेती की गई। चावल की बात करें से कोल्डी हवा से प्रमाण मिलता है। अगर आप देखें तो संत कबीर नगर लहुरा देव से, और चीन में यांगत्से नदी, सिक्यांग नदी, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र चावल का साक्ष्य यांगत्से नदी में, यांगत्से नदी चीन में मिलता है, वहां भी इसको ले आकर के बोया गया। मक्का की बात करें तो मैक्सिको के क्षेत्र में जाता है, बाजरा ईरान में, ज्वार जो है अफगानिस्तान में, राई जई उत्तर पश्चिम भारत में इसको देखने को मिलता है। इस प्रकार से सबसे पहला जो अनाज था वो जौ है। कौन सा है? जौ है। दूसरे नंबर पर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, राई जई, 8 प्रकार के ये अनाज का प्रयोग धीरे धीरे होने लगा था, लेकिन पहले जौ था। नवपाषाण काल में इनकी स्थितियां मैं बता रहा हूं। इस प्रकार से मित्रों हमने 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि नवपाषाण कालीन में, सभ्यता में आपको नवपाषाण कालीन में जो कि सबसे पहले जौ का प्रमाण मिलता है। अगर आप मेहरगढ़ की बात करें बलूचिस्तान में, जो कि कच्छ में है, बलूचिस्तान में अगर जाएंगे तो आपको जौ का साक्ष्य वहां सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य मिलता है। इस क्रम में धीरे धीरे क्रमित परिवर्तन होता रहा, और हम उस काल में देखें तो 8 प्रकार के अनाज का प्रयोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, राई और जई। इस प्रकार से जैसा कि अभी हम बता चुके हैं जौ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य की बात करता है। आइए हम देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 3 ही क्षेत्र उपमहाद्वीप में बहुत अच्छे माने गए हैं। मेहरगढ़ की अगर हम स्थिति की बात करें, मेहरगढ़ में जो है वो अगर बात करें उसके 7000 ईसा पूर्व की बात करता है, वो तो 7000 हो गई। अगर मैं लहुरा देव संत कबीर नगर की बात करूं तो 9000 से 7000 बीसी यानी ईसा पूर्व की बात करता है। अब बात आती है कोल्डी हवा इलाहाबाद की है, जो कि बेलन घाटी नदी के किनारे स्थित है, लोहंदा नाला के पास में स्थित है। मित्रों मैं उसकी अगर बात करूं तो 6500 ईसा पूर्व की बात करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में लहुरा देव संत कबीर नगर सबसे प्राचीन साक्ष्य है। तो इसलिए मैं मानूंगा कि लहुरा देव की जो स्थिति है, लहुरा देव की स्थिति की बात है 9 से 7000 की बात करता है। अगर मैं मेहरगढ़ की बात करूं तो मेहरगढ़ 7500 ईसा पूर्व 7500 बीसी की बात करता है। और इस प्रकार से कोल्डी हवा की बात करूं तो ये 6500 बीसी की बात करता है। इसलिए सबसे पहले जो था वो आपका कौन सा आएगा? तो लहुरा देव आएगा, क्योंकि 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच की कहानी पहले आती है। तो सबसे पहला हम देखें तो इसमें ऑप्शन जो होगा, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा देखिए 3 दिया है, सी दिया है, भी टाइप मिस्टेक है, आपको समझ करके एंज्यूम करना होगा लहुरा देव है। इस प्रकार से लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव यहां से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या पूछ रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसा कि अब देखिए क्वेश्चन में लहुरा देव नहीं है। अगर लहुरा देव नहीं है तो सेकंड पे मेहरगढ़ की स्थिति आ जाती है। देखिए क्रम क्या है? लहुरा देव संत कबीर नगर 9000 से 7000 ईसा पूर्व, उसके बाद मेहरगढ़ को लगाना है 7500 ईसा पूर्व, उसके बाद कोल्डी हवा 6500 ईसा पूर्व। तो आप देखें कि ना तो इसमें क्या नहीं है, ना तो लहुरा देव है, ना तो कोल्डी हवा है। तब किसको हम प्रायोरिटी दें? तो मेहरगढ़ को आप दे दीजिए। आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो मेहरगढ़ होगी, क्योंकि कोल्डी हवा तो 6500 है, 6500 बीसी है। और ये अगर मेहरगढ़ की बात करें तो ये 7500 बीसी है। क्या है? 7500। तो इससे पहले की स्थिति को बताता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ को पहले बताता है। इसलिए मित्रों ये सत्य होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। देखिए उत्तर प्रदेश मेंस 2007 में पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मुंडी घाट की बात करें तो ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में एक स्थान सुर्तगई भी मिलेगा, सुर्तगई मुंडी घाट।
वो नवपाषाण कालीन की स्थिति को बताता है। मेहर हड़प्पा जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता, ये मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन सभ्यता में यहां से गेहूं के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं। इसलिए मित्रों कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करता है तो मेहरगढ़। लेकिन अगर आपसे यहां पर संत कबीर नगर रहेगा तो उसी को लेना है, इस बात को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय, माने अभ्युदय का मतलब होता है विकास या उत्पत्ति, अभ्युदय का मतलब उगना, ठीक है, या तो उत्पत्ति, ध्यान देना, अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? मुंडीगात में, मेहरगढ़, दम्ब सादात, बालाकोट, यहां बालाकोट होना चाहिए, बालाकोट पाकिस्तान में है, बालाकोट हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह था, इस प्रकार से ध्यान देना है। आमरी भी वही है, आमरी पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में, ये तो कट गया है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। डम्बसाबाद भी नहीं होता, मुंडीगाग भी, ये सब सैंधवकालीन स्थल हैं। जैसा कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन जो है 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में सबसे पहले गेहूं के प्रमाण पाए जाते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कच्छ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए जो है 64th बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में 64वीं बीपीएससी में पूछा है। क्या पूछा है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजिरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। किली गुल मोहम्मद की अगर हम बात करें कि जैसा कि यह आप जानते हैं, इसकी स्थिति की बात करें तो किली गुल मोहम्मद पाकिस्तान में स्थित है। और अगर मैं दम्ब सादात की बात करूं तो वहीं पर यह भी स्थित हो जाता है। इसमें अगर क्वेश्चन देखें तो मेहरगढ़ ही सबसे विल बी राइट आंसर होगा, बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं धौलावीरा, धौलावीरा की अगर हम बात करें तो यह जो है गुजरात में स्थित है। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट सैंधवकालीन सभ्यता है, ये नहीं हो सकता। किली गुल मोहम्मद को हमने अभी बताया कि ये भी नहीं हो सकता, सैंधवकालीन है। कालीबंगा घग्गर नदी पर यह भी सिंधुकालीन है, लेकिन उसके पहले की स्थिति को मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। मनुष्य जब खेती करना स्टार्ट करता है, कृषि करना स्टार्ट करता है तो उसकी अस्थायी प्रवृत्ति आ जाती है, धीरे धीरे वह अस्थायी निवास लेना शुरू कर देता है। कृषि करने के साथ ही अस्थायी प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, इसलिए मेहरगढ़ ही इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जैसा कि हम बताए थे अभी आपको, एक स्थान है बागौर, बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और दूसरा स्थान आपको मिलता है आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। वहां भी पशुपालन के साक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे हमको वहां पर मिलता है। पशु के पालन जैसे वृषभ सांड की जो है आकृति मिलती है, वहां पर वृषभ की आकृति मिलती है पशुओं के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बागौर और होशंगाबाद आदमगढ़ जो स्थित है मध्य प्रदेश में, वहां पर हमको पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में जैसा कि चराई की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, पशुओं की चराई होती थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जैसा कि आप देख रहे हैं होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ से प्राप्त होता है, भीलवाड़ा से भी। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग, चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक भी कहा जा सकता है? आप चालकोलिथिक कहिए चाहे कैल्कोलिथिक कहिए, प्रोनाउंसिएशन आपको ही करना होगा, जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से करें। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग की बात कर रहा है। देखिए जब हम
चालकोलिथिक काल की बात करते हैं तो चालकोलिथिक काल जो होता है नवपाषाण काल के बाद की स्थिति ताम्रपाषाण काल आ जाती है। ताम्रपाषाण काल में तांबे के और पाषाण को मिला देने से ताम्रपाषाण काल आता है, इसलिए चालकोलिथिक की स्थिति नव ताम्रपाषाण काल में ही हमको देखने को मिलती है। चालकोलिथिक का मतलब ही होता है तांबा, तो इस प्रकार से यह ताम्रपाषाण युग हमको मिलती है। ताम्रपाषाण काल जो है नवपाषाण काल के बाद की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। ताम्रपाषाण काल में अगर हम लोग देखें तो ताम्रपाषाण काल की कई बस्तियां मिलती हैं। जैसे महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति आप जानते होंगे, नेवासा संस्कृति है, वहां पर चंदोली संस्कृति है, इनाम गांव की संस्कृति मिलती है। ये सब ताम्र बस्तियां रही हैं। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में नवदा टोली नाम स्थान सुने होंगे, नवदा टोली से भी ताम्रपाषाण काल की बस्तियां मिलती हैं। राजस्थान में अगर आप देखें तो गिनीबुंद वगैरह हैं, और राजस्थान में खेतड़ी राजस्थान में ही प्राप्त है। राजस्थान में एक दो स्थान और हैं जिसका नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, किले गिनीगुंद करके, वहां पर भी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति राजस्थान से मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मित्रों, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति के लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कह रहा है पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान के कच्छ में स्थित है। जैसा कि वह मेहरगढ़ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है उपमहाद्वीप में, 9000 से 7000 ईसा पूर्व की बात करता है। मेहरगढ़ में जो है यह स्थिति दोनों मिलती है, पुरास्थल से, एक पुरास्थल से पाषाण काल की संस्कृति से लेकर के हड़प्पा की शुरुआती संस्कृति वहां पर हमको हड़प्पा में मिलती है। जैसा कि मित्रों अभी मैं बता रहा था, ताम्रपाषाण काल की बात करें तो आहार संस्कृति, आहार संस्कृति की बात करें तो आहार संस्कृति जब आप जाएंगे तो ओजियाना की संस्कृति सब राजस्थान में ही आपको मिलेगी। इसलिए ऑप्शन बी मेहरगढ़ सही होगा।